अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ये बहुत ज़्यादा बहस है आजकल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। ये कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट जो था अभी कुछ मंजर आम पे आया है, तो हम बात कर सकते हैं इसके। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 26th अमेंडमेंट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 26th अमेंडमेंट के नाम से ये ड्राफ्ट आया है। और मेजर तो ये देखा जाए तो ये ड्राफ्ट जो है, वैसे इसमें 43 अमेंडमेंट्स हैं, अराउंड द 43 अमेंडमेंट्स। लेकिन हम आज जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो 6 या 7 हैं। तो आइए बात करते हैं। पहली जो अमेंडमेंट है वो तो आयन के आर्टिकल 9 में एक एडिशन है, एक इंसर्शन है क्लास की। वो ये है कि एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ क्लीन, हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। वो तो एक कॉमन सी है। लेकिन आगे जो आर्टिकल 17, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 63A और आर्टिकल 78, ये जो 4 तरामीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेस पे ये जो सारी अमेंडमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है, ये इसके बेस पर किया जा रहा है। पहले बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो पहला ये है कि जो भी एडवाइज्ड प्रेसिडेंट को कैबिनेट की तरफ से भेजी जाएगी, उसको आप अभी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट पे चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर कैबिनेट डिवीजन या जो मिनिस्ट्रियल कैबिनेट है या कैबिनेट डिवीजन या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी सिफारिश, कोई भी एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजेगा और वो एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब है यू कांट चैलेंज इट इन द एनी कोर्ट। ये तरमीम है आइन के आर्टिकल 48 में ये की जा रही है। अच्छा भाई, जो इसका मतलब है कि सीधी बात है, अगर जैसे इरसा का मामला है, इरसा ऑर्डिनेंस है, तो वो अगर कैबिनेट भेज देगी अपार्ट फ्रॉम द नेशनल असेंबली जो कंसेंट है या जो भी प्रोसेस है, अगर कैबिनेट बैठ के ये फैसला कर देती है कि इरसा तरमीम होनी चाहिए, तो समझ लें कि ये अगर प्रेसिडेंट ने जिस तरह से 8 जुलाई के इजलास में भी ये वो सिफारिशें बुलवाई हैं, तो इसका मतलब है कि ये अगर नेशनल असेंबली से पास नहीं भी हुआ तो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर सिफारिशें भेज के उसको प्रेसिडेंट से एक्सेप्ट करवा सकते हैं। और ये एक्सेप्ट मतलब हो गया तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इरसा ऑर्डिनेंस या SIFC और इस तरह से बहुत सारे जो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो डायरेक्ट भी आप मंजूर करवा लेंगे तो ये आपको जो है वो आगे फिर चैलेंजेबल नहीं होगा किसी भी किस तरह से भी जो है वो आपके कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के आगे। ये तरमीम लग रहा है कि इसके पीछे ये राज है। दूसरा है 63A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरमीम है और ये आप देखें कि ये इसमें सबसे बड़ा ये होगा कि ये जो वोट है वो एक्सप्रेशन के वर्ड से रिप्लेस किया जाएगा। जो वर्ड वोट है वो shall be replaced by the expression। और दूसरा जो है वो ये है कि वोट कास्ट बाय मेंबर contrary to any direction issued by the parliamentary party under the paragraph B of the clause 1 shall be counted and not disregarded। अच्छा, आप समझ जाएं कोई भी अगर मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट पार्टी अगर वो अपने पार्टी के मुखालिफ वोट करता है तो उसका वोट काउंट होगा और उसको डिसरिगार्ड नहीं किया जाएगा। आप ये भी अंदाजा कर ले ये क्यों ली जा रही है। ऑफ कोर्स अगर ये जो 41 सीट्स वाला मामला है, अगर ये आगे जाके इनको मिल जाती है इंडिपेंडेंस और ये डिक्लेयर हो जाते हैं मेंबर ऑफ द PTI, तो वो इनके अपनी मर्जी से वोट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना फैसला कर सकते हैं और उनका वोट काउंट होगा। और इतनी सी चीज के लिए इतनी अमेंडमेंट लाई जा रही है। और जो फोर्थ है अमेंडमेंट जो मैंने बताया वो डिस्कस करेंगे, वो है अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो आपका जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अब नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका फिर मैकेनिज्म एक अलग डिस्कस हो सकता है कि इस तरह से जो है वो कैसे होगा। अच्छा, फिर जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट तरमीम है वो है आपके
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स, जो कि आइन के आर्टिकल 17 में की जाएगी। तो जो वर्ड सुप्रीम कोर्ट है जो है उसके पैरेलल में जहाँ पे हाई जो अथॉरिटी है, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट है, उसके अगेंस्ट उसके जो डोमिनेंट अथॉरिटी होगी अब वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। तो आर्टिकल 17 में अमेंडमेंट करके द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड। अब ये जो नया क़याम है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताई ना कि ये 4, 5, 6 तरामीम हैं, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल बी एस्टेब्लिश इन द अबव अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक अल्टीमेट अथॉरिटी थी विल नाउ बी कंप्रोमाइज्ड एंड विल नाउ बी नो मोर। और उसके बाद उसके जो अबव अथॉरिटी है, उसके जो ऊपर अथॉरिटी होगी, अब वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम करके जो है वो लाई जा रही है। अच्छा, उसके बाद जो है जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स विल आल्सो बी चेंज्ड थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 175A। उसमें भी एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें पूरे के जो जिसमें आपका जो हेड ऑफ कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हेड ऑफ कमेटी होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसके बाद 2 मोस्ट सीनियर जजेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसके बाद जो है फेडरल मिनिस्टर। उसके बाद सीनियर एडवोकेट्स हैविंग 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री मेंबर्स, नेशनल एंड सेनेट मेंबर्स, जो कि इक्वल होंगे अपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस से। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये भी आइन के आर्टिकल 176A में तरमीम के थ्रू की जाएगी और ये करेगा आपका डायरेक्ट प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो भी डायरेक्टली विल बी डायरेक्टली somehow done by the president. तो president will be the authority to appoint the judges of the federal constitutional court. अच्छा, उसके बाद जो है वो chief justice जो है of the federal constitutional court will be appointed by the president. ये आइन के आर्टिकल 179A के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो प्रेसिडेंट को ये अख्तियार होगा कि वो अपना जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस को अपने बिहाफ पे सजेस्ट कर सके एज अ सुप्रीम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक मेजर जो तरामीम है। बाकी तो 43 है जिसपे स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी है, लेकिन ये जो मेजर मैंने आपको अमेंडमेंट्स बताई वो ये 3-4 हैं। एक, आइन के आर्टिकल 17 में को तरमीम करके उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क़याम, और दूसरा आर्टिकल 48 को चेंज करके उसमें ये अख्तियार देना कि जो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को थ्रू आउट ये अख्तियार देना कि अब उनकी जो भी एडवाइस होगी, अगर वो प्रेसिडेंट को अख्तियार करते हैं, कोई भी एडवाइस उनको देते हैं, तो वो कभी भी अब किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आइन के आर्टिकल 48 में ये तब्दीली की जा रही है कि अगर जिससे पहले कोई भी अगर सिफारिशें होती थी या कोई भी अगर एडवाइस टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कुड बी चैलेंज्ड, नाउ इट विल नॉट बी चैलेंज्ड मोर। मतलब जो भी एडवाइस होगी, अब अगर कोई कैबिनेट एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी सिफारिश करता है, तो वो अब किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। समझ जाए इसके पीछे क्या हो सकता है। SIF से रिलेटेड हो सकता है, एरसा ऑर्डिनेंस शायद अगर आगे कंट्रोवर्शियल हो जाए तो वो डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट से भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट इज़ ऑल द अथॉरिटी नाउ। उसके बाद जो दूसरा है वो है 63A कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरमीम वो है 63A वाली, जैसे मैंने बताया कि उसमें तरमीम करके जो कि आपका पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कि वो अपने वोटर्स की मेंबरशिप कैंसिल कर दे,
लेकिन क्योंकि उनकी अगर विल के अगेंस्ट वो वोट करते हैं, लेकिन अब ये जो वोट है ये काउंट होगा, उसमें 63A में तरमीम होगी। ये भी सिर्फ इसलिए शायद ये है कि जो इंडिपेंडेंट की सीट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए शायद ये चीज़ लाई जा रही है। और बाकी जो मेजर तरमीम है जैसे मैंने बताया वो है आपके 78 वाली, जिसमें आपका जो जुडिशल कमीशन है वो आपका जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल नाउ बी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन जाएगा। उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रक्चर